नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम मेंस पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। जीएस पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे और लगभग जीएस पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा इन डेप्थ में मॉडल आंसर्स मैं आपको नहीं दूंगा, बट एक बार पेपर को ओवरव्यू करेंगे, आराम से पेपर को जो है वो देखेंगे। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 है, तो वो आएगा, उसका भी हम एनालिसिस ज़रूर करेंगे। मोटामोटी एनालिसिस पहले जीएस पेपर 1, उसमें हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये 3 विषय आते हैं। तो पहले हिस्ट्री के भी देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से। हिस्ट्री सोसाइटी में पढ़ाता भी हूँ, ज्योग्राफी के हम कभी बाद में देखेंगे, लेकिन आज हिस्ट्री सोसाइटी के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से ही आया है। वो प्रश्न है, अगर मैं गौर करूँ वहाँ पे, तो इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। अभी प्रश्न क्या आया है, अब जरा ध्यान से समझो। आपको कहा गया है जो भक्ति लिटरेचर था, अगर आपने मिडिवल इंडिया जरा हल्का सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भक्ति मूवमेंट चला था। ठीक है, भक्ति मूवमेंट चला था और ये एक रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट था। और रिलीजियस मूवमेंट से हमको पता है कि उस समय अद्वैत फिलॉसफी भी आई थी बाय शंकराचार्य। इन्होंने तो इस मूवमेंट को शुरुआत की थी तमिलनाडु में। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ टेक्स्ट लिखे होंगे, किताबें लिखी होंगी। तो और जिसने भी रिलीजियस उस समय भक्ति मूवमेंट में जिनका नाम आया था, जैसे कि कबीर दास हो गए, रामदास हो गए, तो इन्होंने भी कई सारे साहित्य लिखे होंगे, लिटरेचर किया होगा। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करना है आपको, ऐसा कहा गया है यूपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन में। तो इतना मुश्किल प्रश्न नहीं था, और भी 150 वर्ड्स का था, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। एक बहुत 30 में आपको लगभग भक्ति लिटरेचर के बारे में मतलब 30 से 40 शब्दों का इंट्रो लिखना है, फिर उसके बाद बॉडी लिखनी है, और वही 50 के 60 शब्दों के आसपास आपको जो है अपना कंक्लूजन देना है। सो ऐसा आपको पेपर जब बनाना ही, ऐसा आपको करना, इतना छोटा कंक्लूजन आपको देना, मतलब ऐसा पेपर एकदम आसान सा था। ये प्रश्न ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं था मेरे हिसाब से तो, और जबकि पहला प्रश्न भी था, और ज़्यादा पहली बार हिस्ट्री का पहला प्रश्न होना, हमेशा ज्योग्राफी से जीएस पेपर 1 में पहला प्रश्न रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या बात है। तो अब इसका तो मैं कभी आपको मॉडल आंसर्स जो हैं, इसकी जो मॉडल आंसर्स हैं, इसको मैं कुछ दिनों बाद आपको पूरा टाइप करके, आपको दिख भी नहीं रहा होगा प्रॉपरली, बट मैं आपको टाइप करके कुछ ही समय बाद पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। अभी तो पेपर थोड़ा सा ऐसा आया है कि बेसिक्स से हमारे प्रश्न आए, वो ऊपर से हिला, मतलब ऊपर खोलते हैं ना कि दिमाग को घुमाने वाले प्रश्न कम आए हैं। ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। अब इसमें क्या प्रश्न है, जरा इसको गौर करूं। प्रश्न आया है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से आया है। देखो, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कई बार, मतलब आपके बेसिक्स में भी और लगभग स्पेक्ट्रम में 2 चैप्टर्स हैं इसको लेकर। ठीक है, तो लगभग जिसमें स्पेक्ट्रम से जिसके 2 चैप्टर्स हों, तो दैट वाज नॉट इतना मुश्किल प्रश्न मेरे हिसाब से तो नहीं आया है। इतना मुश्किल प्रश्न नहीं, इतना हार्ड प्रश्न नहीं है, पर हम देखते हैं इसमें क्या आप कर सकते थे। मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन दे रहा हूँ, थोड़ा कुछ आधे घंटे के आसपास का डिस्कशन रहेगा दोनों पेपर्स का, पर इसका एक इन डेप्थ डिस्कशन, मतलब जब मैं मॉडल आंसर्स लाऊंगा तो मैं सिर्फ हिस्ट्री के लाऊंगा, फिर पॉलिटी के लाऊंगा, सोसाइटी के, ज्योग्राफी के। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ एक इन डेप्थ एक अच्छा सा एनालिसिस करके दे रहा हूँ, अच्छा सा डिस्कशन करके दे रहा हूँ कि आपको पेपर समझे कि किस प्रकार की पूछा गया था। पहला पूछा गया सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इंट्रो आप लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन आप जिसमें लिखते हैं ना, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में 10 से 20 शब्दों में बताना है, और लगभग 10 से 20 शब्दों में आपको ब्रह्मो समाज और यंग बंगाल के मूवमेंट के बारे में बताना है। अब आपने अगर इतिहास में पढ़ा ही होगा तो ब्रह्मो समाज के बारे में आपको बता देता हूँ। ब्रह्मो समाज में आपको सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय का नाम लिखना है, और उन्होंने कई सारे समाज बनाए थे, जैसे स्पेक्ट्रम में लिखा ही गया है। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर और कई सारे, केशव चंद्र सेन भी एक करके थे, अभी मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा है। और तत्वबोधिनी जो देवेंद्रनाथ टैगोर का था, एंड यंग बंगाल मूवमेंट भी आपको याद होगा, जो बंगाल का
एक कॉलेज का द्वारा मूवमेंट किया गया था, फॉर रेडिकलिज्म मूवमेंट था वो सोशो इकोनॉमिक के लिए। तो आपको उस पर ध्यान देना है, वो भी स्पेशल रेफरेंस में देना है। तो इतना आसान दे दिया प्रश्न कि आपको जो है सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स के सबके बारे में नहीं कहना है। आप महाराष्ट्र में मत आइएगा, आपको बंगाल में ही रहना है और यंग बंगाल मूवमेंट और ब्रह्मो समाज के बारे में आपको बताना है। देन यहाँ पे हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एंड प्रिंसली स्टेट्स। इसके बारे में प्रॉपर वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ बात हो रही इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया से लेके प्रश्न आया है, और इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के लेके प्रश्न आया है, इसका अर्थ क्या है? जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है, आपको जैसे पता होगा, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे इंडिया को कई सारे प्रिंसली स्टेट्स में तोड़ दिया गया था। तो प्रश्न आया कहाँ से है? प्रश्न आया यह है कि क्या सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स आए थे, क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए थे इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या थे, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थे, तो वो आपको वहाँ पे मूल्यांकन करना है और उस पर आपको थोड़ा सा लिखना है। अगर वो भी 150 वर्ड्स के ऊपर ये प्रश्न है, मतलब ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आया है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितनी सारे हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हैं। और बाकी हम ज्योग्राफी के, अगर तीसरा प्रश्न ज्योग्राफी का है तो पहले हम हिस्ट्री के पूरे 3 प्रश्न हो गए, तो अभी हम हिस्ट्री के दूसरे प्रश्न पे आते हैं। इस पेज में तो इतना ही है। अब ये यहाँ पे आया हिस्ट्री का एक और प्रश्न। ये एक और प्रश्न रहा, क्वेश्चन नंबर 11। To what extent did the role the moderates prepares a base for wider freedom movement? कमेंट। यहाँ पे अब 11वां प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ 11वां प्रश्न मतलब क्या। यूपीएससी जो है वो पहले से 10वें प्रश्न रहते हैं, वो 150 शब्दों के रहते हैं, और 11वें से 20वां प्रश्न जो रहता है वो 250 शब्दों का रहता है। तो यहाँ पे क्या बचा, मॉडरेट फ्रीडम मूवमेंट में कैसे आपका जो है, कैसे देखो, तो एक्सटेंड द रूल, आपको क्या करना है, नरमपंथियों की भूमिका के किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, टिप्पणी कीजिए। किस सीमा तक मतलब फ्रीडम मूवमेंट तक उनका कहाँ तक रोल था, कहाँ तक मॉडरेट्स का रोल था। मॉडरेट्स मतलब नरमपंथी, ठीक है, जो लड़ाई में ज़्यादा हार नहीं थे। स्वदेशी मूवमेंट फर्स्ट मॉडरेट मूवमेंट था, आपको पता होगा। फिर अगर कहा जाए तो मॉडरेट के ही किस्म में आप कहोगे कि गांधी जी भी थे, वो भी एक नॉन वायलेंस ही थे, तो उनका फ्रीडम मूवमेंट में क्या वो हाथ तक कह सकते हैं, यू कैन से अबाउट दैट। अब अगला प्रश्न क्या है, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। असहयोग आंदोलन एवं सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का स्पष्ट कीजिए। गांधी जी से प्रश्न आया है, वो भी सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट्स और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के ऊपर आया है। तो आप इसको भी इवेल्युएट करके अच्छे से लिख सकते हैं। इसका मॉडल आंसर्स मैं आपको कभी दूंगा तो देखा जाएगा इसको कैसे दिया जाएगा। तो ये प्रश्न बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि आपके बेसिक से था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से था और सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट से था। सीडीएम मतलब सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट से था। तो आप इसको एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अभी 250 वर्ड में तो आपको कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 150 वर्ड हो तो मेरे हिसाब से आपको कम पड़ सकता था ऐसे आंसर्स में। फिर एक और हिस्ट्री, और ये क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री से। प्रश्न जो आया है वो आपको आया है वर्ल्ड हिस्ट्री से। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि जब भी देयर आर अरोज अ सीरियस चैलेंज ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि पिछले 2 विश्व युद्धों में, विश्व युद्ध 2 हुए, उसमें पूरे विश्व में क्या डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक ढांचों को, लोकतांत्रिक राज्यों को क्या प्रॉब्लम हो रही थी। सिंपल सी बात है, वर्ल्ड क्योंकि डोमिनेंस के लिए हो रहा था बहुत सारे, इसमें जैसे कम्युनिज्म था एक समय, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का एग्जांपल दे सकते हैं, एंड डेमोक्रेटिक स्टेट्स को भी कई सारे नुकसान था। मतलब आप इवेल्युएट करके बहुत अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। आपके बेसिक से आंसर था, और आपने थोड़ा बहुत भी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री कोई भी बुक से पढ़ा होगा, अगर आपने इंद्रदेवा पढ़ा होगा, आपने कोई कोचिंग कंपाइलेशन पढ़ा होगा, तो आप आराम से इसका आंसर जो है 250 वर्ड्स में लिख सकते हैं मेरे हिसाब से। अब हिस्ट्री से प्रश्न,
हाउ डज, बाकी सब सोसाइटी के प्रश्न हैं। तब हम बारी बारी से अब सोसाइटी के प्रश्नों की, ज्योग्राफी के प्रश्न आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत 110 मार्क का लगभग ज्योग्राफी आया है, 110 मार्क का लगभग ज्योग्राफी आया है। तो हम इस पर कभी ज्योग्राफी का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, उसमें पूरा मॉडल आंसर्स को सब बताऊंगा क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ऊपर ऊपर से करना मतलब समझ नहीं आता है। आपको डिस्कशन समझ रहा है तो यस बोल दीजिएगा। अब हम सोसाइटी के प्रश्नों पे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोसाइटी का पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहले पेज पे तो नहीं है सोसाइटी का पहला प्रश्न। फिर हम दूसरे पे आ जाते हैं तो दूसरे पेज पे हमको मिलता है एक सोसाइटी का अच्छा सा प्रश्न। एग्जामिन द यूनिक ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज ऑफ कल्चरल सिस्टम। क्वेश्चन समझो। ट्राइबल नॉलेज सिस्टम के बारे में बात करा मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा, कई सारी चीज़ें ट्राइबल्स के सीखनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो है वो रेप्स नहीं होते हैं, वहाँ पे दहेज नहीं लिया जाता है। तो आपको देखना है कि ट्राइबल का जो कल्चरल सिस्टम है वर्सेस जो मेन स्ट्रीम का कल्चरल सिस्टम है, आपको उन दोनों को जो है वो कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है सोसाइटी को। सो यू कैन डू डैट क्योंकि ये भी आपके बेसिक्स में ही है। आप ट्राइबल्स को अलग से पढ़ते हो और उसके बाद आप इंडियन सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी को आप आराम से लिख सकते हो कि क्या क्या कंपेयरिंग, क्या कल्चरल डिफरेंस है, क्या इकोनॉमिक डिफरेंस है, आप लिख सकते हो। लगभग 250 वर्ड्स, लगभग जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 150 वर्ड्स में, तो आप वही 20 से 25 शब्दों में ट्राइबल्स और उसका डिफरेंस बता सकते हो और इंट्रोडक्शन में बॉडी। फिर उसके बाद आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि कई सारी चीज़ हमको सीखनी चाहिए, कई सारी चीज़ उनको सीखनी चाहिए। वैसे इन सब चीज़ों को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको पहले से ही पढ़ के जाना चाहिए। बॉडी जिस हिसाब का प्रश्न पढ़ना है आपको उस हिसाब से लिख देना चाहिए। दूसरा प्रश्न, अब 10वां प्रश्न वापस से सोसाइटी से ही आया, वो गिग इकोनॉमी को वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। तो ये बड़ा इनोवेशन था यूपीएससी का, हम इसके ऊपर कभी देखेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट से ही क्वेश्चन आया है, ऐसे में भी एक क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट से आया है। मतलब वो आपने, मैंने आपको बताया ना पालने झुलाने वाला क्वेश्चन, वो वुमेन एम्पावरमेंट से था। ठीक है, मैंने कहा भी था अपने पिछले वीडियो में, तो यू कैन राइट अबाउट दैट। अब जो सोसाइटी के बाकी जो प्रश्न बचे हैं वो है पहला, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट, नहीं ये वाला नहीं है ये, हाँ ये देखो ओ ज्योग्राफी हो गया। अब एक और जो सोसाइटी का प्रश्न है वो क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल सोसाइटी को और इंडियन सोसाइटी को क्या इफेक्ट करती है, आपको ये बताना। पहले आपको देखो 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ये भी मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस आप देख लेना मेरा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, या तो इसमें लाना मैं भूल गया। जब मैं आपको मॉडल एनालिसिस दिखाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ मेरे वीडियो से प्रश्न, 2-3 प्रश्न मेरे वीडियो से आए हैं। तो प्रश्न है क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, लगभग आप इंट्रोडक्शन में क्रिप्टो करेंसी लिख देना, फिर आपको ग्लोबल सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी पे इफेक्ट लिखना है। मैंने कहा था एक नेगेटिव टाइप भी इफेक्ट हो सकता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है क्रिप्टो करेंसी नहीं रहने पे, क्योंकि मैंने कहा था क्रिप्टो करेंसी के कई सारे नुकसान, पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स मैंने सब उस वीडियो में बताए थे। अगर आप उस वीडियो में देखोगे तो करीब आप और अपना थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, रैशनल थिंकिंग रहेगी, तो आप 250 शब्दों का जो आंसर है वो आराम से लिख सकते हो। और ये क्या एक और प्रश्न जो आया है वो है हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज इनैमोरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। मतलब ये प्रश्न आया है कि भारतीय समाज कैसे जो है अपने मेंटेन करती है कंटिन्यूटी को। जैसे आप देख सकते हैं कि सती मूवमेंट था, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सती मूवमेंट था, सती जो था सती प्रथा थी, उसको भी हमने बंद किया। कैसे जो है वो हमारा जो इंडियन सोसाइटी हो ट्रेडिशनल को कंटिन्यू रखता है, उसमें चेंजेस को लाता है, जो सोशल वैल्यूज है उसमें चेंजेस लाता है, जो बुरी चीज़ है जो कुप्रथाएं हैं उसमें चेंजेस लाता है। तो देखो कुप्रथा हर जगह होती है लेकिन कुप्रथा को आपको बंद करना होता है। ठीक है, कुप्रथा कई सारे हर इंडियन सोसाइटी में थी, मैं कोई धर्म का नाम नहीं लूँगा, इंडियन सोसाइटी में ही बेसिकली थी, लेकिन हम लोग ने उसको कैसे हटाया वही आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, सोसाइटी में ही पढ़ रखा है, यू कैन राइट ओनली इन 250 वर्ड्स। मतलब क्वेश्चन पेपर आपके बेसिक से आया था, पिछले बार जैसा नहीं था। देखो पिछले बार अगर आप हिस्ट्री के प्रश्न देखोगे उठा के तो आपको एक 2-3 शब्द अलग ही मिल जाएंगे। जैसे पर्शियन लिटरेचर भी पिछली बार क्वेश्चन आया था,
इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। पिछली बार पाला वाला पे तो इजी था, और रॉक कट से आया था, थोड़ा मुश्किल था आर्ट एंड कल्चर, लेकिन भक्ति लिटरेचर से आर्ट एंड कल्चर पे आया तो आसान प्रश्न था। तो मैं पिछले बार से कंपेयरिंग में हिस्ट्री करूंगा तो इस बार मुझे आसान लगा। अब जीएस पेपर टू में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 4 विषय को हम मेन मानते हैं। तो पहला पेपर देखते हैं, शायद अच्छे से नहीं, अगली साइड है, इसमें अच्छे से दिख रहा है कि उसमें अच्छे से दिख रहा है? स्क्रीनशॉट की वजह से अच्छे से नहीं दिखता है, प्रॉब्लम ये है। तो पहला प्रश्न जो आया है ना वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? संवैधानिक नैतिकता। जैसे मतलब एक है आपके पास में एथिकल मोरालिटी, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संविधान में लिखा है जो एथिक्स कहता है, ये अलग होता है, ठीक है। कई सारे एडिटोरियल मेंस के इसकी डिस्कशन है, कभी हम इस पर भी मॉडल आंसर्स में बात करेंगे। तो आप याद करो कि कई सारे एडिटोरियल मेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे आए ही हैं। और आपको उसमें जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स का भी लेना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सिंपल सा एक बहुत सारे केसेस हैं। अब केसेस की जैसे मिनर्वा मिल्स, एंड देन सबसे जो मतलब मेरे को अच्छा केस लगता है रिलीजियस मोरालिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप कह सकते हो, वो है शबरीमाला का केस, ठीक है। शबरीमाला का केस भी सेम ऐसा ही था, ठीक है। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ज़्यादा देखा गया था। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो बनाती है यूपीएससी। डिस्कस द डिसरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन हायर जुडिशरी, इंश्योर द डायरेक्ट इक्विटी एंड इंक्लूजन। क्या अच्छे से दिख नहीं रहा है, चलिए। प्रश्न क्या है, देखो, हायर जुडिशरी में वुमेन का कंट्रीब्यूशन कम क्यों है? क्यों? अभी हमने देखा था, एक प्रश्न आया था, न्यूज़ थी कि सीजीआई अब जो है वो इंडियन फर्स्ट वुमेन इंडियन सीजीआई बन सकते हैं, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। इंडियन सीजीआई का भी वो आया था। तो उसी से बात होती है कि हायर जुडिशरी में क्यों वुमेन ज़्यादा नहीं है, इससे प्रश्न आया है, इस बार प्रश्न आया। तो आप लिख सकते हैं कि वुमेन एम्पावर हमारे इंडिया में कई सारे पॉलिटिक्स में भी, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में भी इस समय वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है। तो आप ये सब लिख सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स में, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स में है तो आप इससे अपोज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। How have the recommendation of 14th Finance Commission India रिपोर्ट टू फिजिकल पोजीशन? तो अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा वही था, आप तुक्का लगा नहीं सकते थे इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चन के लिए आपको 14th फाइनेंस कमीशन की जो है वो रिपोर्ट पढ़नी होगी। तो अब 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, अभी पढ़ी मैंने, क्वेश्चन के बाद पढ़ी, उसके पहले भी पढ़ी थी बट मैंने वापस से क्वेश्चन के बाद पढ़ी। तो अब उसका मॉडल आंसर्स मैं अभी लाऊंगा आपके लिए। तो उससे प्रश्न आया था, तो मतलब ये भी ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं था, 150 पद का था बस। उस अगर आपने इस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा होता तो यू कैन ईजिली आंसर दैट। प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, प्रेशर ग्रुप यानी फिक्की हो गया या कुछ अदर्स हो गई, ये एक पॉलिसी बनाने में बहुत ज़्यादा रोल देते हैं। प्रेशर ग्रुप्स को कुछ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे मैंने कल ही अपने वीडियो में बताया था पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो कई सारे जो होते हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, मैंने कल ही अपने पीछे वीडियो में बताया था। तो अब उसके ऊपर भी एक अच्छा आंसर जो है वो लिख सकते थे। अब अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम नीड टू बी वोकेशनल एंड एजुकेशनल स्किल मीनिंगफुल। अभी आपको क्या लिखना है, अर्न व्हाइल यू लर्न, ठीक है। अर्न व्हाइल यू लर्न, इस पे आपको वोकेशनल और स्किलफुल, वोकेशनल और स्किलफुल रखना है कि पढ़ाई में और कुछ भी स्किलफुल वोकेशनल पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब। तो इस पे भी आप लिख सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम को पढ़ना पड़ेगा। सोशल जस्टिस में जो स्कीम्स हैं इसको पढ़ना पड़ेगा, वरना शायद आप इस क्वेश्चन को नहीं लिख सकते, आपको स्किप करना पड़ता है इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को आपको स्किप करना पड़ता। अब आया है क्वेश्चन, कैन अ विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड मल्टीमिनॉरिटी हैज द माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन्स। माइक्रो फाइनेंसिंग से प्रश्न आया है, व्हाट इज माइक्रो फाइनेंसिंग, इससे प्रश्न आया है।
वुमेन्स के वापस से एम्पावरमेंट को लेकर प्रश्न आया है, तो ये आपको लिख सकते हैं क्योंकि आप वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ते हैं, सो नॉट कि वुमेन्स का कंडीशंस क्यों इतना खराब है, इन सबसे प्रश्न जो है वो आया है। इफ द लास्ट 5 डिकेड्स वेयर एशिया ग्रोथ, अब क्वेश्चन जो है वो एशिया ग्रोथ एंड अफ्रीकन ग्रोथ से प्रश्न आया है, ठीक है। एशिया ग्रोथ पे कई बार काम हो गया, अफ्रीकन ग्रोथ इंडिया क्यों ध्यान दे रहा है। देखो आप इस पे क्या लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन हम करंट अफेयर में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अफ्रीकन ग्रोथ, एशियन ग्रोथ, पहले इंडिया एशिया में जो था इन्वेस्ट करता था, अब इंडिया अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा हो कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया के जो हैं वो कई सारे कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन अच्छा बनते जा रहा है क्योंकि वो ब्रिक्स में भी हमारे साथ ही है, ब्रिक्स में, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस समय ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने न्यूज़ सुनी कि नाइजीरिया में गए थे, हाँ। एंड यू कैन राइट ऑल सम अदर थिंग्स, सूडान, पापुआ न्यू गिनिया और वो सब आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यूएस इज फेसिंग एक्सट्रैक्शन थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, एक्सप्लेन। हाँ, तो क्या प्रश्न है, देखो प्रश्न ये है, प्रश्न क्या आया है, देखो प्रश्न ये है कि अमेरिका जो है उसको ज़्यादा जो पावरफुल कंपटिटिव लग रहा है, मतलब देखो मैं आपको थोड़ा स्टोरी बताता हूँ। कोल्ड वॉर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। कोल्ड वॉर वर्सेस किसका लड़ाई था, वो यूएस वर्सेस यूएसएसआर यानी का रशिया। तो प्रश्न ये है कि अभी आपने सुना होगा कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है, तो यूएस के लिए यूएसएसआर से ज़्यादा पावरफुल जो है वो चाइना, मतलब चाइना उससे उसका ज़्यादा, उसको मुश्किल लग रहा है, कम्पिटिटिव उसका ज़्यादा है। इसका कारण आपको लिखना है। पहला कारण तो इसका यही है कि जो चाइना है उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है और सोवियत यूनियन की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। और दूसरा कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको इसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ। मॉडल आंसर में हम बात करेंगे इसके ऊपर बराबर से। बस देखो जो चाइना है ना, इसने अपना दुश्मन ने यूएस को माना है और यूएसएसआर ने अपना खुलेआम दुश्मन कह दिया था, ठीक है, अपोज कर रहा था। लेकिन ये चाइना जो है ना ये बड़ा चालाक है और ये डेप ट्रैप पॉलिसी पूरे वर्ल्ड के साथ खेल भी रहा है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा चालाक है। मिलिट्री की अगर मैं बात करूँ तो मिलिट्री अभी भी पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना ने इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और आपको हमें क्योंकि जो सोवियत यूनियन था वो बनने के बाद ही युद्ध लड़ना चालू कर दिया था, ठीक है। बनने के बाद ही उसका अमेरिका से दुश्मनी चालू हो गई थी। और अमेरिका ऐसा नहीं था, अमेरिका ने अपने कई साल अपने डेवलपमेंट पे काम किया। आपको पता होगा कि अमेरिका 1786 में इंडिपेंडेंस हो गया था। पर आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे या वर्ल्ड डोमिनेंस हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चले, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका जो है ना वो वर्ल्ड के मुद्दों पे पहले ज़्यादा नहीं देता था। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने दखल अंदाजी देना चालू कर दिया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अमेरिका जैसा देश जो है ना वो 100 से 200 साल तक अपनी इकोनॉमी, अपने डेवलपमेंट करने में लगा हुआ था। और उसके बाद वो क्या करता है, चुपके से एक स्ट्रैटेजी, मतलब चुपके से, मतलब सॉरी बोलते, धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करता है। और वैसे ही चाइना भी कई सालों तक शांत रहा। वो पहले इतने मुद्दों में नहीं रहता था, लेकिन अब वो मुद्दों में टांग आने लगा। इससे हमको पता चलता है कि चाइना की भी डेप्ट ट्रैप पॉलिसी और जो यूएस जैसा उसका बिहेवियर है ये उसको बताता है अमेरिका का ज़्यादा अच्छे से कंपटीटर बन सकता है और हमें कोल्ड वॉर 2 एक बहुत ही खतरनाक रूप से देखने मिल सकता है। थ्रू द ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आया है तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ नोशंस ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। आपको क्या करना है, यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेयर करना है इक्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हैं। आपको बस कमेंट में मुझे बता देना कि इक्वालिटी आर्टिकल 14 है, ठीक है। ध्यान दो, आर्टिकल 14
इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप कह सकते हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ना वो यूएस में नहीं है, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, और हमारे इंडिया में जो है वो दोनों है। या आप लिख सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन शायद अलग हो, या आप लिख सकते हो कि कई सारे उसमें डिफरेंस है। आप राइट टू इक्वालिटी में आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है, आप चाहे लिखो या ना, कि वहाँ पे अमेरिका में जो है ना वो आपको जन्म जाति, यानी कि अगर आप वहीं बर्थ हुए हो, सिटीजन हो भी, अगर आप यहाँ से इंडिया के जाके सिटीजन बनते हो तब जाके आप वहाँ का प्रेसिडेंट फिर भी नहीं बन सकते। वहाँ पे एक राइट टू इक्वलिटी का एक बुरी बात ये है कि वहाँ पे जो इक्वल जन्मा होगा उसी को एक सिर्फ प्रेसिडेंट या राजनीति में आने का मौका मिलेगा। वहीं पे वहाँ पे जो बसा होगा या उसने बाद में वहाँ पे सिटीजनशिप लोगी पैदा होने के बाद, तो उसको वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट बनने नहीं मिलेगा। तो आप इस राइट टू इक्वालिटी में इस बात को लिख सकते हो। अब क्या है, एस्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद से प्रश्न आया है। अब देखो शायद मेरे ख्याल से साउथ में कहीं मध्य प्रदेश में विधान परिषद को लेकर बात चल रही थी पिछले 1 सालों में। तो आप सिंपली बताओ विधान परिषद, देखिए दिस इज द विधान भवन, ठीक है, विधान भवन लेजिस्लेटिव हाउस, और विधानसभा एक है और एक है विधान परिषद, ठीक है, और ये 2 भागों में बांटा जाता है। विधान परिषद हर हर जो राज्य में नहीं होती, फिलहाल के लिए 6 राज्यों में है, ठीक है। अब आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताने हैं कैसे जो है वो एक विधान परिषद आ सकता है। तो उसके कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, जैसे प्रेसिडेंट को लेटर लिखना और फिर संसद से मत पारित होना, एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव विद सूटेबल इलिस्ट्रेशन। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का अभी क्या वर्क चल रहा है, करंट स्टेटस क्या है, 6 इस समय वो हैं। तो अब आपको बताना है कि सही क्यों है। देखो सही इसीलिए है क्योंकि एक समय के लिए जो है ना वो विधान परिषद खाली, अगर विधानसभा खाली है तो कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पे विधान परिषद जो है वो उसका काम आ जाता है, ठीक है। विधान जैसे सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे राज्यसभा है, आप कह सकते हो कि स्टेट लेवल पे विधान परिषद है, ठीक है। लेकिन इसके अगर नेगेटिव पॉइंट्स में लिखोगे तो कहोगे चुनाव ज़्यादा हो सकता है, फिर खर्चा बढ़ेगा, फिर आप चूँकि एमएलसी रखोगे तो एमएलसी को आप पैसा भी दोगे, ठीक है। लेकिन बड़े राज्यों में कहा जाता है कि एमएलसी की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जरूरत हो सकती है। तो कैन राइट इन 250 वर्ड्स आराम से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है वो है डू डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आया है, डू डिपार्टमेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कीप द एडमिनिस्ट्रेटिव इट्स resurgence of parliament control, evaluate the such committees with। अच्छा प्रश्न क्या है, देखो एग्जीक्यूटिव कहाँ तक जो है वो सीमित होती है डिसीजंस लेने में, पार्लियामेंट ने उस देखो क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है, तुमको भी इस पे बाद में ये भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। चलिए मैं इसको टाइप करके, क्या है ना, ये क्या है भाई, चलिए देखो। अब अगला प्रश्न है, थ्रू वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैज एक्सीड वेरियस फील्ड द सोशल वुमेन एजुकेशन मतलब क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो है ना वुमेन्स की भी कंडीशन बतानी है और वुमेन की कंडीशन को कैसे ऊपर लाया जाए, सिवाय एक्सेप्ट आपको इसको दूर रखना है किसको, वुमेन एजुकेशन को, जो आप हमेशा हर आंसर में लिखते हो, वुमेन एम्पावरमेंट को, ठीक है। तो आपने कई सारे न्यूज़पेपर में अगर स्कीम पढ़ी होगी तो आप लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लिख सकते हो वुमेन्स को पॉलिटिक्स में लाया जाए, लेकिन ये भी एम्पावरमेंट का ऐसे मुद्दा हो गया। लेकिन आप कई सारी चीज़ों को लिख सकते हो कि वुमेन्स को आप कई सारे इसमें मुद्दे जो है वो लिख सकते हो। अगर आपने न्यूज़पेपर स्कीम्स पढ़ी होंगी कि उनको राइट्स मिले कई सारे, ठीक है, इक्वल राइट्स मिले, ठीक है, उनको कई सारे मैटरनिटी रिलीफ मिले, और प्रश्न ऐसे आ सकते हैं
जिनको कई सारे मैटरनिटी रिलीफ मिले, सब आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन आया है, कैन सिविल सोसाइटी और जो एनजीओ है वो क्या मदद कर सकती है सोसाइटी की पब्लिक सर्विसेज की, जो सिटीजन्स को जो गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं दे पा रही। सही बात है। अब सिविल सोसाइटी, हमने कई सारे ऐसे कोरोना में मुद्दे देखे, वैक्सीनेशन कई सारे एनजीओज ने कई एरिया में करवाए फ्री में, कई सारे सोशल्स उन्होंने मास्क बांटे, लॉकडाउन में खाना बांटा। तो आप लिख सकते हो एनजीओज के ऊपर जो क्वेश्चन आया है, ठीक है। और एनजीओ से क्वेश्चन क्यों है, एफईएफसी, यार एनजीओ का इस समय बहुत सारी बातें चल रही थी इसलिए। अब दूसरा है कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस आपको जो है वो उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इस पर जब हम मॉडल आंसर बनाएंगे तो बात करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो ऑकुस से आया है, जो मैंने पढ़ा रखा है बिल्कुल। मैंने पहला वीडियो यूट्यूब पे, मेरा जो पहला वीडियो है उसी में मैंने ऑकुस के बारे में पढ़ाया था, उसी में मैंने जो है वो ऑकुस के बारे में पढ़ाया था। प्रश्न ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि इस वाले रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो ऑकुस की है वो क्या इतना पावरफुल संगठन बन सकता है कि क्वाड को भी पीछे छोड़ दे। तो आप उसके कुछ पॉइंट्स लिखने। ऑकुस मतलब ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए प्लस यूके, ठीक है। तो इनका तीनों का संगठन बना है। तो क्या ये क्या क्वाड से भी ज़्यादा पावरफुल संगठन है? किस लिए बना था? ये बना किस लिए था? ऑस्ट्रेलिया को यूके यूएस से क्या था ना, सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदनी थी, ये आपको मैंने बता रखा है। फ्रांस से यूएस ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खरीदी, इसने जो यूके यूएस से खरीदी। तो इससे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो थे वो नाराज थे, ठीक है। वैसे करके इलेबोरेट करके इस आंसर को लिख सकते हैं। आपको 250 वर्ड में इसको डिस्कस करना है, आप आराम से कर सकते हैं। मेरा वीडियो देख के तो और आराम से कर सकते हैं। तो जो यूपीएससी मेंस दिए उसके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी आया था, ज़्यादा टफ नहीं आया था। 2-3 प्रश्न ऐसे थे कि अगर आपको उस चीज़ को पता होगा तभी आप लिख सकते हो। जैसे एससीओ आपको पता होगा, ऑकुस आपको पता होगा, या आपको वो वुमेन स्कीम्स कुछ पता होंगी, अर्न टू लर्न पता होगा, 14th अर्न वाइल लर्न पता होगा, 14th कमीशन की रिपोर्ट आपको पता होगी। इसमें 5-6 प्रश्न जीएस पेपर 2 में ऐसे थे। जीएस पेपर 1 में भी कुछ आपको डेटा फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस का हमारा ये रहता है। तो बेसिक सिलेबस था, आपके सिलेबस का ही पार्ट से क्वेश्चन आए थे इस बार। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। आज उसका भी हम फर्स्ट रिएक्शन था एक प्रकार का। मैं भी अब तक थोड़ा बहुत रिसर्च कर रखा हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, पीडीएफ बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि हिस्ट्री का अलग रहेगा, पॉलिटी का अलग रहेगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, जाए लेता हूँ आपसे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर अदर एग्जाम्स। एंड हमारी जो सीरीज़ चल रही है, अब कल मेरा वीडियो है रीजनल पॉलिटिक्स, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया, उसको जाके आप जरूर देखिएगा और उसके नोट्स ज़रूर बना दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन पेपर आपको जीएस पेपर ऐसा ये वाला नहीं मिलेगा, इसमें देखा हूँ मैं ब्लर अच्छा सा दिख नहीं रहा है। सो मैं आपको दे दूंगा दोनों क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ, सो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय।